तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था। तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये छोड़ दिया था कि इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा। तो डॉट प्रोडक्ट का ये वाला अगर हम एप्लीकेशन पढ़ लें तो ये एक डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो समझते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर, इसका मतलब क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर। तो ये हमें देखना है कि ये क्या होता है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये काम करते हैं कि मैंने क्या किया, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, इसकी लेंथ a है, ठीक है ना। ये कोई वेक्टर है, ये x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस कर देते हैं। तो भाई ये जो a वेक्टर है इसका कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ है और कुछ इधर की तरफ है। इसको हम ax कहते हैं और इसको ay कहते हैं। पढ़ते क्या है कि दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एंड दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। तो दो हम ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर भाई ये वेक्टर गिवन है, मान लो ये वेक्टर हमें गिवन है a इज इक्वल टू ax i कैप, ये लिखा जाएगा प्लस ay j कैप। तो अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस, ये अगर कोई पूछे तो दिख ही रहा है कि ax है, इसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, सीधा बता दोगे। लेकिन अगर इसमें एक काम किया जाए, अगर मैं इसको मैथमेटिकली जैसे कोई कहे कि इसको कॉम्प्लिकेटेड ढंग से बताओ, जैसे सिंपल उसको मजा नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं, अगर मैं इस वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ पूछा गया है कंपोनेंट, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं। तो जरा इसको ये करके देखते हैं क्या आता है। तो ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसको चलो डॉट कर देते हैं आई कैप से। तो अगर आई कैप से डॉट किया जाए तो ये तो पता है तुम्हें कि जो सिमिलर होते हैं, आई कैप के सामने यहाँ वन लिखा है, यहाँ पर ए एक्स लिखा है, तो ए एक्स इंटू वन ए एक्स हो जाएगा और आई कैप आई वन होता है और जे डॉट आई जीरो हो जाता है ना। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया। तो एक तो सीधा देखकर कोई बता देता है, दूसरा ये है कि भाई अगर इसको मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड ढंग से करना हो तो ये सीधा भाई डॉट कर दो। तो लेकिन इस एग्जांपल से एक मैसेज क्लियर हुआ। वो मैसेज ये है कि जब भी आपको किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ निकालना हो तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उस वेक्टर को डॉट कर दो जिसकी तरफ निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से। तो ये रूल बना सकते हैं हम सिंपल। जैसे यहाँ पर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, जो उसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, तो इस वेक्टर को जे कैप से डॉट कर दे तो ए वाई आ जाता है। तो ये कुल मिला के हमें रूल ही पता चल गया, तो रूल हमारे पास आ गया। इस हालांकि ये है तो बहुत सिंपल एग्जांपल, लेकिन इसका जो रूल है ना, जो रिजल्ट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट क्या रहा इस एग्जांपल से, हमने सीखा क्या, हमने ये सीख लिया भाई कि द कंपोनेंट ऑफ, अगर हमें कंपोनेंट निकालना हो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अगर ये निकालना हो तो इस एग्जांपल से हम सीख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि जिसका कंपोनेंट निकालना है और जिस तरफ निकालना है उसको उससे डॉट कर दो, तो बी कैप कर दो, बस आंसर आ जाएगा। जिधर निकालना है ना उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कर दो तो हो जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ही मिल गया हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। अब इससे कुछ भी निकालना हो, जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल एक लिया जाए और तुमसे कोई कहे कि एक वेक्टर है ए, मान लो ये 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इसका कंपोनेंट अगर निकालना है,
अच्छा, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो दूसरा वेक्टर हमारे पास है, दूसरा वेक्टर है मान लो 3i कैप माइनस 2j कैप। अच्छा, कंपोनेंट का मतलब आपको मैंने समझाया था। कंपोनेंट को हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और जैसा कि इसका नाम ही प्रोजेक्शन है, तो वैसे ही क्लियर है। क्या क्लियर है? कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट जिस दूसरे वेक्टर की तरफ निकालना हो, वो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो पहले वेक्टर की जो शैडो बनेगी दूसरे वेक्टर पे, उसी को हम उसका कंपोनेंट कहते हैं। तो जैसे अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर तो क्लियर है भाई कि अगर इधर की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ मुझे कंपोनेंट निकालना है, और इधर से हम टॉर्च या कोई भी लाइट को जो कि हॉरिजॉन्टल बीम मतलब जो पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, एक्सटेंडेड सोर्स हो, जैसे ट्यूबलाइट है तो पैरेलल बीम है, तो उससे अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें लाइट, तो इस रॉड की जो शैडो बनेगी, शैडो भाई किसी बच्चे से पूछ लोगे तो यही बताएगा कि शैडो इतनी बनेगी, तो इसकी शैडो ये हो जाएगी, इतना लेंथ ये शैडो है। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो मुझे लाइट इधर से ऐसे इंसिडेंट करानी होगी, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट कराई जाए अगर, तो इस रॉड की शैडो वाई एक्सिस पर इतनी बड़ी बनेगी, तो ये ए वाई हो जाएगा। अब जैसे इस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो हमें बहुत सिंपली दिख रहा था, यहाँ पर मैं ड्रॉ पहले करता हूँ। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ कि ये वेक्टर भाई कैसे होते हैं, तो ए वेक्टर कोई भी ड्रॉ कर देगा तुम लोगों में से, ए वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो ना। तो ए वेक्टर क्या होगा? तो ए वेक्टर में क्या है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आई कैप में 2 जाना है 2 यूनिट्स, और यहाँ 3 जाना है, तो ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर ए हो गया। इसमें इसको बनाने के लिए हमें इधर 2 आना पड़ा है और इधर 3 जाना पड़ा है, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये हमें मिल गया। दूसरा जो वेक्टर है उसके लिए मुझे इधर 3 जाना है, इधर 2 जाना है, तो ये वेक्टर ऐसा मिल जाएगा कुछ, तो वेक्टर ऐसा मिल जाएगा। तो ये वेक्टर बी हो गया भाई। अब मुझसे किसी ने कहा कि बी वेक्टर ना, बी वेक्टर पर इसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो एक काम करते हैं कि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट को प्रोजेक्ट कराएं ऐसे। भाई जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसके परपेंडिकुलर लाइट को आप इंसिडेंट कराइए ऐसे। तो ये जो रॉड है, ये रॉड अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तब तो इसका प्रोजेक्शन एक पॉइंट बनेगा, मतलब आएगा ही नहीं कोई भाई। अगर मान लो ये एक चौक है और कहा गया कि इसको मैं ऐसे रख दूं, ऐसे वर्टिकल, ऐसे वर्टिकली ऐसे है, और ऊपर से कोई लाइट आए, तो इसमें थिकनेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ऊपर से लाइट आए तो इसकी शैडो तो एक पॉइंट बनेगी ना, पॉइंट मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, नेग्लिजिबल स्पेस है, तो उसमें जीरो आ जाएगा। तो अब इसकी शैडो की लेंथ मतलब इधर से लाइट अगर डालें तो इसकी जो शैडो इस लाइन पर बनेगी, ये हमें निकालना है। तो अगर ये एंगल पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ऐसे करने में। हमारा तरीका बहुत बढ़िया है। क्या काम करना है कि क्या काम करना है, जो अपना पुराना तरीका ना, जो मैथ्स आ गया ना, मैथ्स बहुत हेल्प कर देगा आपको। फिर इसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं होगी, बहुत आसानी से मिल जाएगा। मतलब ये हमें करना है एक्चुअली, ये हमें करना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी हम मैथ्स की हेल्प लेकर के तुरंत काम कर सकते हैं। जैसे कि देखो क्या, तो भाई मुझसे ये कहा गया है कि मुझे ये जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें मुझे कहा क्या गया है, मुझे ये कहा गया है कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर, तो फॉर्मूला होता है ये हमें आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई वेक्टर अगर तुम्हें गिवन होना, जैसे बी वेक्टर हमें गिवन है कितना, 3i कैप माइनस 2j कैप, तो अगर इस वेक्टर का कभी यूनिट बनाना हो ना, किसी भी चीज को अगर 1 लाना हो, जैसे मान लो 5 की जगह मैं चाहता हूँ 1 लिख जाए, तो 5 को 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 5 का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा ना। तो किसी वेक्टर में अगर तुम्हें उसको यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो उस वेक्टर को उसको मॉड से डिवाइड कर दो। तो जैसे ये 3i कैप माइनस 2j कैप लिखा है, इसका जो मॉड होता है वो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बी कैप कितना आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाई रूट 13।
ये बी कैप आ गया। तो हमारे पास बी कैप लिखा है, बस यहाँ डॉट कर दो। तो जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए टुवर्ड्स बी, तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर इज वेरी सिंपल, और आंसर क्या होगा कि ए वेक्टर मतलब इसको मैं अलग कर देता हूँ। ए वेक्टर कितना था? ए वेक्टर था हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसको डॉट कर दो किसके साथ? 3i कैप माइनस 2j कैप डिवाइड बाई रूट 13। तो ये आंसर आ जाएगा 6 बाई रूट 13 माइनस 6 बाई रूट 13, ये तो जीरो आ गया। तो वो बात जो हम लोग कह रहे थे ना, ये परपेंडिकुलर निकला। इसका मतलब अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हो, अगर एक प्लेन पर एक वेक्टर पर इस लाइन पर इसको मैं ऐसे रख दूं और ये बहुत थिन है, और मैं इस वाइट वाले चौक की परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट कराऊं, तो इसका जो शैडो आएगी जीरो आएगी, वो उसमें कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं। तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। और जब परपेंडिकुलर होगी रॉड, जैसे मान लो सन रेज हैं और कोई रॉड ऐसे वर्टिकली रख दी जाए, तो सन जब उस रॉड की बिल्कुल ऊपर होगा तो उसकी शैडो नहीं होगी ना, मतलब जीरो होगी। तो इसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं शैडो वगैरह पे? जैसे एक तो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, दूसरा ये है कि मैथमेटिक्स का हेल्प लेकर कर सकते हो। तो ये तरीका है। तो मुझे लगता है ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और हमारे काम की चीज इसमें क्या निकली? ये फॉर्मूला निकला। ये फॉर्मूला, अगर बी का कंपोनेंट ए की तरफ निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए कैप कर देंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे थे अभी तक कि ऐसा हो गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम जैसे मान लो एक ऐसा कोई एग्जांपल लिख लें, मान लो एक ए वेक्टर हमें दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, बी वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब मुझसे कहा कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ये मान लो मुझसे क्वेश्चन दे दिया गया, तो अब कैसे काम करेंगे? तो अब तो जैसे आप इस वेक्टर को ड्रॉ करना ही बहुत मुश्किल काम है। जैसे अगर इस वेक्टर को ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? तो भाई अब ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये स्पेस में आ गया वेक्टर, और जैसे स्पेस में आएगा वैसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है ना? तो जैसे मान लो ये वेक्टर दिखाना है, तो आई कैप ये एक्स है, ये मान लो वाई है, ये जेड है। अब बहुत मुश्किल क्या होने वाली है? बहुत मुश्किल ये होने वाली है बात कि जैसे इस वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, दिखा नहीं पाओगे। आई कैप की तरफ 2 जाना है, चला गया। जे कैप की तरफ -1 जाना है तो नीचे आ गया। अब हवा में आना है 3, तो ये तो हवा में आ गया ना। अब ये दिखा कैसे पाएंगे? उसके लिए हमें 3D मॉडल्स लेने होंगे, तो ये दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो दिख भी गया किसी तरह, तो दूसरा फिर दिखे, फिर एक हवा में वेक्टर है, दूसरा हवा में लाइन है, और कहा जाए कि दूसरे वाले की परपेंडिकुलर लाइट आ रही, रोशनी आ रही है, और फिर पहले वाले की शैडो की लेंथ निकालनी है दूसरे पर। बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है। बस अगर मुश्किल है तो क्या है, तो घबराना नहीं है। हमारे पास क्या है? मैथ्स है। तो अगर मैथ्स है तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। कैसे? अब अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो, तो जैसे कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैप, तो इससे आंसर तुरंत तुरंत आ जाएगा। यही आंसर आ गया, आंसर निकल आया। ये तो बहुत आसान है। क्या? 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट बी कैप। बी कैप कैसे निकालते हैं? किसी वेक्टर को, जैसे अगर कैप निकालना हो तो जो वेक्टर है ना, उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दो, तो अंडर रूट आई कैप का 1 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर,
फिर -1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई √3। अब i कैप को i कैप के साथ डॉट कर दिया जाए तो 2/√3 फिर माइनस 1/√3 और फिर -3/√3। तो कितना आ गया ये, तो ये कितना आ गया देखो, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए -2/√3 ये आंसर आ गया। अच्छा, माइनस अगर शैडो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर माइनस शैडो आ जाए इसका मतलब है जिधर तुम कह रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी शैडो बनेगी। जैसे ये समझो बात को, जैसे इसमें ये हुआ होगा कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ऐसा ये ग्राउंड है और ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक रॉड मान लो ऐसे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है ग्राउंड में, और यहाँ सन है, अभी यहाँ पर ये सनरेज ऐसा है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसकी अगर लाइट आएगी ना, इसमें ऐसे लाइट आ रही है, तो इसकी जो शैडो बनेगी वो शैडो इधर कहीं बनेगी ना, इस साइड में। अगर शैडो देखे तो इसकी शैडो यहाँ कहीं बनेगी, इधर शैडो बनेगी इसकी, इस रॉड की शैडो इधर बनेगी, कुछ लेंथ में बनेगी। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ इस रॉड का प्रोजेक्शन ईस्ट की तरफ कितना होगा, तो आंसर तो शैडो तो वेस्ट की तरफ बना है, तो माइनस में ये लेंथ, मान लो ये लेंथ 10 यूनिट है, तो आंसर होगा -10। तो माइनस शैडो अगर माइनस में आए तो घबराना नहीं है। सबका जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उन सारी चीजों का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मैथ्स में अगर माइनस आ रहा है तो उसको ये नहीं कि माइनस को ड्रॉप कर दो, मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हमें समझना होता है। तो उसकी समझ का मतलब ये है कि हमें इस टाइप से करना होगा। शैडो अगर उल्टा बन जाए तो उसको माइनस में लिखेंगे, और ऐसा बन जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। अब जैसे आईआईटी में या किसी कंपटीशन में ये क्वेश्चन इस पर कैसे पूछेगा, तो इस पर क्वेश्चन जैसे किसी भी एग्जाम में, किसी अच्छे एग्जाम में मतलब बहुत फर्जी एग्जाम ना हो तो नहीं पता है, उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लो एक पार्टिकल जो है, एक कोई इंसेक्ट है जो इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ऐसे चल रहा है, और कोई इंसेक्ट जब चल रहा है तो इस स्टैंड पर पहुंचा, मान लो इस स्टैंड पर इसकी वेलोसिटी इधर की टेंजेंट की तरफ वो जा रहा था, ये पाथ रास्ता है, कोई इंसेक्ट जा रहा था, तो यहाँ पर इधर ही तो उसका फेस होगा, ऐसे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई है, टेंजेंट की तरफ, और उसका एक्सेलरेशन मान लो इधर की तरफ, ये उसका एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब मान लो कुछ गिवन होता, मान लो ये गिवन है, लेट्स से A1 मतलब कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप, मान लो ये गिवन है, या bj कैप, A2j कैप लिख लेते हैं, A2j कैप ऐसा दिया होगा, और वेलोसिटी वेक्टर इस स्टैंड पर कितना है, मान लो ये है b1i कैप प्लस b2j कैप, मतलब कुछ भी यहाँ डिजिट्स भी हो सकते हैं, ये पूछा जाएगा। अब तुमसे पूछेंगे कि फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए वेक्टर है ना, उसका कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है, जैसे ये तो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग टेंजेंट, भाई यही तो इसका मतलब हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर को टेंजेंट की तरफ जो वेक्टर है, तो टेंजेंट तो यहाँ क्या दिख रहा है, टेंजेंट की तरफ कुछ, टेंजेंट तो वैसे है नहीं, टेंजेंट की तरफ कोई क्वांटिटी है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी भी टेंजेंट की तरफ है,
तो वेलोसिटी का कैप निकालो और डॉट कर दो, बस आंसर आ गया। तो ये तो मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इससे हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितना आएगा? ए कितना है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप और v कैप निकाल लो, तो वेलोसिटी हो जाएगी b1 i कैप प्लस b2 j कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस, भाई कैप निकालना है तो b2 स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा शायद ना दिखे, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर डॉट वी कैप से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हमें निकालना हो तो भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया कितना, ए वेक्टर मतलब a1 i कैप प्लस a2 j कैप, और इसको डॉट कर दिया जाए किससे? किससे? b1 वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि वेक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं उसके मॉड से। तो मॉड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लें तो आ गया a1 b1 प्लस a2 b2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये टेंजेंशियल आ गए। तो भाई वैसे बहुत मुश्किल काम है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। बच्चे जो है वो दे बिकम वेरी फ्राइटेंड और घबरा जाते हैं ना, और फियरफुल एक क्वेश्चन माना जाता है, और है बहुत आसान। तो अगर हमें क्लैरिटी हो तो ये सब निकालने मतलब तुरंत हम निकाल सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन हो, वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो, निकाल दो, तुरंत निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन है जो हमें सीखना है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा। एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि अगर मुझे मान लेते हैं कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है, ये क्यूब है, और मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। और मान लेते हैं इसमें एक स्पेस में, मतलब स्पेस में ये वेक्टर पड़ा हुआ है। तो मैं इधर गया वाई और हवा में आ गया, तो यहाँ कहीं ऐसे अगर दिखाया जाए स्पेस में एक वेक्टर पड़ा हुआ है। अब ये बड़ा दिखाना मुश्किल काम है क्योंकि 2D प्लेन है ना। अब ये 3D हवा में बाहर निकलता हुआ वेक्टर का दिखाना है। मान लो यहाँ कहीं मैंने दिखा दिया कि हवा में x और फिर -j और ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दिया। तो अगर कहीं मान लो ये वेक्टर ऐसा पड़ा हुआ, ये हवा में है, ये कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ये हवा में वेक्टर है, किसी प्लेन में नहीं है, हवा में है ये वेक्टर, है ना। मतलब तीनों में चलना पड़ेगा। तो मान लो इसकी वैल्यू भी मैं दे देता हूँ। मान लो वेक्टर मुझे दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। मान लो इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें x की तरफ a1 चलना पड़ा है, y की तरफ a2 चलना पड़ा है, और z एक्सिस बाहर की तरफ a3 आना पड़ा है। तो ये जो वेक्टर है वो कुछ x के साथ एंगल बना रहा है यहाँ। मान लो इसको मैंने कह दिया कि अल्फा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर y के साथ भी कुछ हवा में है ना, तो कुछ एंगल ये बना रहा होगा, ये वाला, इसको मैंने बीटा कह दिया। और ये वेक्टर कुछ गामा एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ये हवा में, ऐसे दिखाना पड़ेगा भाई। ये जो वेक्टर है ये हवा में है ना, ऐसा ऐसा है, तो इसका और z एक्सिस मान लो ऐसा है, तो z के बीच का एंगल ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो ये मान लो ये वेक्टर, ये एंगल जो मैंने दिखाया भाई वेक्टर से, ये ऐसा वेक्टर है, तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे हम लोग z एक्सिस की तरफ। तो ये जो z एक्सिस की तरफ जो एंगल है मान लो ये गामा है, मान लो
गामा है। तो ये एंगल्स हमें निकालने हैं, कितना कितना एंगल, जैसे मतलब मान लो ये जो मेरा रूम है, ये क्यूबिकल रूम है लगभग, और क्यूबिकल रूम है, और इस कॉर्नर से एक एक अगर रॉड रख दिया जाए, तो ये रॉड, ये जो 3 लाइंस बन रही है ना, एक्स वाई और जेड, इससे कितना कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये अगर पता करना हो तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो एक काम कर सकते हैं भाई, मुझे अगर अल्फा निकालना है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ए वेक्टर को चलो आई कैप से डॉट कर रहा हूँ। तो डॉट का क्या फॉर्मूला होता है कि ए का मॉड इंटू आई कैप, इसका मॉड, तो 1 इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल का कॉस, यही तो होता है, तो कॉस अल्फा। तो अगर डॉट करेंगे, इसको आई कैप से डॉट करेंगे तो जे और के का आई कैप से डॉट 0 हो जाएगा, बाकी इसी का बचेगा। तो ये a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ए का मॉड मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर कॉस अल्फा, तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो अल्फा आ गया ना, कॉस इनवर्स a1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। ऐसे ही अगर हम इसको, इस ए वेक्टर को जे कैप से डॉट कर देते, जे कैप से, अगर मैं इसको जे कैप से डॉट कर दें तो क्या होगा, अगर मैं इसको जे कैप से डॉट कर दें तो जैसे यहाँ पर अल्फा आया है ना, वैसे यहाँ बीटा आ जाएगा। तो अगर ऐसे कर दिया जाए तो दिस विल प्रोवाइड, अब अपने आप कर लोगे, बीटा आ जाएगा, एंड बीटा इज कॉस इनवर्स a2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये बीटा आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर इस ए वेक्टर को के कैप से डॉट कर दें तो हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी, दिस विल गिव गामा, सो दिस गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना a3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो देखो, ये वैसे तो भाई स्पेस में अगर कोई वेक्टर है, तो स्पेस में अगर कोई वेक्टर है तो उसको, उसका एंगल निकालने का बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इस मैथ्स का यूज करके हम लोगों ने इसको आसानी से निकाल दिया। तो ये तीनों एंगल्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो कॉस अल्फा आया है ना, कॉस अल्फा कितना आया है, कॉस अल्फा जो आया है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, और इसको हम एल से भी लिखते हैं, एल से। ऐसे ही जो कॉस बीटा आया है ना, इसको भी डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और ये एम से लिखते हैं, एम से। और जो कॉस गामा आया है ना, इसको भी डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और इसको हम एन से लिखते हैं। तो अगर वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखा हुआ है, देख कॉस अल्फा कितना है, a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ऐसे कॉस बीटा कितना है, a2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस, ऐसे कॉस गामा भी है। तो एक काम करते हैं, अगर इन डायरेक्शन कोसाइंस का मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस, ऐसे अगर हम कॉस, कॉस बीटा, कॉस इधर आएगा तो कॉस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्क्वायर करेंगे ना तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस, ऐसे तीसरे का करेंगे तो a3 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इसमें देखो, इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि डायरेक्शंस कोसाइंस का स्क्वायर का सम, के स्क्वायर का सम यूनिटी होता है, यूनिट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया।
अच्छा, कभी मत कहना कि अगर एक वेक्टर है, स्पेस में अगर कोई वेक्टर है और वो जो है अगर एक्स से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो वाई से कितना बनाएगा, तो 60 मत बोल देगा। वो तो तब होता जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता। तो अगर प्लेन में कोई वेक्टर है ना, प्लेन में, तब तो वो दोनों परपेंडिकुलर चीजों के बीच में है कहीं, तब तो एक 30 है तो दूसरा 90 - 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हवा में है ना, तो वो हवा में एंगल सोच कर देखना, तुम लोग अपने घरों में जहाँ बैठे हो वहां पर जो अपने घर में बैठे हो उस कोने से एक दिमाग में विजुलाइज करो कि एक रॉड ऐसे आ रही है उस कोने से किसी हवा में ऐसे, तो वो जो एक्स के साथ किसी एक जो ना एक दीवार के नीचे वाली जो लाइन है उससे जो एंगल बन रहा है अल्फा, और दूसरे वाले से बीटा और एक गामा, ये ये कभी सम 90 वांटी जैसे कोई बात नहीं होती है। तो उसके लिए यही तरीका है जो हमें करना होता है। तो एक अच्छा डिस्कशन ये मुझे समझ में आया और मैंने किया है। इसको आप समझिए, सोचिए और फिर से देखिए। इसमें कोई डाउट हो तो कल सुबह जो डाउट का सेशन होगा, एक आप लोग मुझे ग्रुप पर भेजिए, मैसेज भेजिए, तो मैं इसमें डाउट्स आपके ले लूँगा। तो ये कंप्लीट एक लेक्चर हो गया डॉट टू डॉट के बारे में। तो ऐसे ही अभी क्रॉस के बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो ये बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो कि ना कि दिस इज़ नॉट required only in your school exam, but it is required in any competitive exams also, be it IIT, JEE main or advanced or NEET or any other exam which is मतलब should be good exam, उसके लिए करते हैं। थैंक यू बच्चों, ध्यान लगा कर पढ़िए।